जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे है सभी? बढ़िया एकदम। लास्ट क्लास में हमने लंग्स डिस्कस कर लिया था। अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एल्वलाई एंड ब्लड सप्लाई टू लंग्स। क्या पढ़ रहे हैं? एल्वलाई एंड ब्लड सप्लाई टू लंग्स अपन डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एल्वलाई से अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। अगर अपन बात करें तो इट इज एस्टिमेटेड, पहले पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट lungs, it is estimated that lungs consist of 300 millions alveoli। कितनी एल्वलाई? 300 मिलियन एल्वलाई आप लोगों को देखने को मिलती है लंग्स में। तो एस्टिमेटेड वैल्यू बता रहा हूँ, इट इज एस्टिमेटेड दैट लंग्स कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वलाई। और ये 300 मिलियन एल्वलाई जो आपको देखने को मिल रही है, अगर बात करें तो ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया बना देती है। सरफेस एरिया ऐसे मतलब सरफेस एरिया जो आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 70 मीटर स्क्वायर। कितना देखने को मिलता है? 70 मीटर स्क्वायर आपको देखने को मिलता है। और ये जो सरफेस एरिया 70 मीटर स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है, इसकी अगर अपन बात करें तो गैसियस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये? गैसियस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। तो ये कोई जनरल पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। एल्वलाई की अपन बात कर रहे हैं जहां से मेनली गैस का एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया आप लोगों को वहां पर देखने को मिल रहा है लंग्स में। और ये सरफेस एरिया इसलिए ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा है, तो गैसियस एक्सचेंज आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, दैट इज वॉल ऑफ एल्वलाई। वॉल ऑफ एल्वलाई, वॉल ऑफ एल्वलाई, वॉल ऑफ एल्वलाई कंटेन्स, अगर वो एल्वुलार वॉल की अगर बात करें तो दो टाइप के इसके अंदर सेल आपको देखने को मिलती है। पहली जो प्रकार की सेल है उसको अपन बोलते हैं टाइप 1 एल्वुलार सेल। किस नाम से जानते हैं? टाइप 1 एल्वुलार सेल के नाम से अपन जानते हैं। और दूसरे टाइप की जो सेल आपको देखने को मिलती है उसको अपन टाइप 2 एल्वुलार सेल के नाम से जानते हैं। एक तो टाइप 1 हो गई, एक टाइप 2 एल्वुलार सेल्स। एल्वुलार वॉल की अगर बात करें उस पर दो अलग अलग टाइप की सेल्स आपको देखने को मिलती है, टाइप 1 एल्वुलार सेल्स, टाइप 2 एल्वुलार सेल्स। टाइप फर्स्ट एल्वुलार सेल्स जो है इनको अपन न्यूमोसाइट फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, न्यूमोसाइट फर्स्ट। नेक्स्ट अगर बात करें इनको न्यूमोसाइट सेकंड के नाम से भी जानते हैं, न्यूमोसाइट सेकंड। ये भी अपन अपने नाम से जानते हैं। टाइप 1 एल्वुलार और टाइप 2 एल्वुलार की अगर अपन बात करें तो ज्यादा अमाउंट के अंदर जो आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगी वो 95% अमाउंट के अंदर टाइप 1 एल्वुलार सेल होंगी। बाकी ये जो टाइप 2 एल्वुलार सेल्स है बहुत लेस अमाउंट में देखने को मिलती है, ये सिर्फ 5% ही अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होती है। टाइप 1 एल्वुलार सेल की अगर बात करें बेसिकली तो ध्यान रखना, टाइप 1 एल्वुलार सेल्स जो आपको देखने को मिलेंगी ये सिंपल स्क्वेमस होगी। ये क्या होंगी? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स है। ये क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स है। बाकी टाइप 2 एल्वुलार सेल्स की अगर बात करें तो ये राउंड टू क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स आपको देखने को मिलती है। राउंड टू क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होती है वो टाइप 2 एल्वुलार सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर अपन ध्यान रखें टाइप 1 एल्वुलार सेल्स की न्यूमोसाइट फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो फंक्शन की एक बार अगर बात करें तो मेनली फंक्शन अगर इनकी बात करें गैसियस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? गैसियस एक्सचेंज के लिए सेल्स रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलती है। और टाइप 2 एल्वुलार सेल्स की अगर बात करें तो ध्यान रखना ये सरफेक्टेंट का प्रोडक्शन करती है। किसका प्रोडक्शन? सरफेक्टेंट के प्रोडक्शन के लिए सेल्स रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलती है। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सरफेक्टेंट प्रोडक्शन, सरफेक्टेंट के प्रोडक्शन के लिए। और ये सरफेक्टेंट वही आपको देखने को मिलता है जिसकी अगर बात करें इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इट इज रिच इन फॉस्फोलिपिड्स एंड इसके अंदर आप लोगों को लिपोप्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। और खास बात इस सरफेक्टेंट की, क्या खास बात है? ये जो सरफेक्टेंट आपको देखने को मिल रहा है दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन इन एल्वुलाई। एल्वुलाई के अंदर सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये सरफेस टेंशन को कम कर रहा है तो इट विल प्रिवेंट्स कोलैप्स। ध्यान रखना,
प्रिवेंट कोलैप्स। तो जो एल्वलाई है वो कोलैप्स नहीं होती, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होता है? सरफेस टेंशन आपको देखने को मिल रहा है वो कम देखने को मिलता है, और वो सरफेस टेंशन को कम करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? सर्फेक्टेंट रेस्पॉन्सिबल होता है। ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं कि ये जो होगा सर्फेक्टेंट, ये एल्वलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करेगा, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, अगर लंग्स का कोलैप्स हो जाए तो उस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं? लंग्स अगर कोलैप्स हो जाए तो उसको किस नाम से जानते हैं अपन? उसको अपन एटेलेक्टेसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एटेलेक्टेसिस के नाम से जानते हैं। अगर लंग्स आप लोगों को कोलैप्स देखने को मिलती है तो उसको अपन एटेलेक्टेसिस के नाम से अपन जानते हैं। जब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग अपन पढ़ेंगे तो पूरा एटेलेक्टेसिस अपन क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पर, और पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। ये सेल्स आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलती है, एल्वुलार सेल्स। एक तो ये टाइप 1 और टाइप 2, लेकिन इनके बीच बीच में आप लोगों को स्पेशल टाइप की सेल्स और आपको देखने को मिलती है। उन सेल्स की अगर बात करें तो उनको अपन बोलते हैं मैक्रोफेजेस। क्या बोलते हैं? मैक्रोफेजेस। और क्योंकि ये एल्वलाई के अंदर एल्वुलार वॉल पे प्रेजेंट है तो इनको अपन बोलते हैं एल्वुलार मैक्रोफेजेस। किस नाम से जानते हैं इनको? एल्वुलार मैक्रोफेजेस के नाम से जानते हैं। और एल्वुलार मैक्रोफेजेस को एक नाम से और जाना जाता है, डस्ट सेल के नाम से अपन जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्रोफेजेस आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो लंग्स में जो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? डस्ट सेल के नाम से जानते हैं। इनकी अगर अपन बात करें, क्या काम करेंगी? ये फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडी, फॉरेन पार्टिकल्स बोल दो, फॉरेन बॉडी होगी बोल दो, उनको क्या कर देगी? फेगोसाइटोज कर लेगी, फेगोसाइटोज कर लेगी। डस्ट पार्टिकल जो है, डस्ट पार्टिकल, उनको भी क्या कर लेगी? फेगोसाइटोज कर लेगी। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर कोई आपको ब्लड, अगर यहाँ पर आपको ब्लड मतलब बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है, बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को भी क्या कर लेगी? फेगोसाइटोज कर लेगी। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हो गए, फॉरेन पार्टिकल नीचे आ गया, डस्ट वगैरह आ गई, बैक्टीरिया वगैरह आ गया लंग्स के अंदर, तो उनको फेगोसाइटोज कर लेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। बाकी एक पॉइंट अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, सेल्यूलर डेब्रिस। सेल्यूलर डेब्रिस को भी फेगोसाइटोज किसके द्वारा किया जाता है? एल्वुलार मैक्रोफेजेस के द्वारा किया जाता है। सेल्यूलर डेब्रिस का क्या मतलब होता है? सेल्यूलर डेब्रिस का मतलब होता है जो सेल का कचरा हो। क्या है? सेल का कचरा, जो उसके अंदर खराब चीजें जो आप लोगों को देखने को मिलती है, जो सेल डिस्ट्रॉय वगैरह हो गई, खराब चीजें उसके अंदर देखने को मिल रही है, नेक्रोटिक टिश्यूज उसमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो जो है उसको सेल्यूलर डेब्रिस में अपन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये सेल्यूलर डेब्रिस वाला पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। एल्वुलार मैक्रोफेजेस, डस्ट सेल आप लोगों को इधर प्रेजेंट देखने को मिलती है। इसका एक प्रोटेक्टिव सा फंक्शन हो गया। अच्छा, अगर अपन बात करें जैसे डस्ट वगैरह की बात करें, डस्ट वगैरह की या फॉरेन बॉडी की बात करें, ये जो डस्ट आपको देखने को मिल रही है, बताओ ये कौन कौन से रेस्पॉन्सेज या कौन कौन से प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्सेज थे बॉडी के, उनको क्रॉस कर कर लंग्स के अंदर पहुंची है डस्ट। ध्यान रखना, पहले नाक से डस्ट एंटर करी होगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उधर हेयर्स प्रेजेंट थे। क्या क्या प्रेजेंट थे? हेयर्स वहां पर प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहे थे, हेयर्स। तो हेयर्स को क्रॉस करा। नेक्स्ट अगर बात करें सीलिया, सीलियरी मूवमेंट आपको देखने को मिलता है कि सीलियरी मूवमेंट जो है, वो सीलियरी मूवमेंट जो है उसको भी उसने क्रॉस किया, क्योंकि सीलियरी मूवमेंट जो है वो सीलियरी मूवमेंट के कारण जो चीजें वो बाहर की तरफ आ जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें म्यूकस, वहां पर आपको देखने को मिल रहा था म्यूकस के अंदर ये ट्रैप हो जाता, लेकिन उसको भी ये क्रॉस करके लंग्स के अंदर आ गया। तो हेयर्स, सीलियरी मूवमेंट, म्यूकस, इनको ये चीज आपको देखने को मिल रही थी। ठीक है, फिर नीचे की तरफ आई, और नीचे की तरफ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली, लास्ट के अंदर कहां पर पहुंच गई ये? लास्ट के अंदर पहुंच गई इधर लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर। यहाँ तक बच गए थे, ऊपर इन चीजों से बच गए थे, लेकिन फिर भी लंग्स के अंदर पहुंच गए। लंग्स में भी क्या चीज प्रेजेंट आपको देखने को मिल रही है? मैक्रोफेजेस, जिनको डस्ट सेल के नाम से जानते हैं। और ये मैक्रोफेजेस जो आपको देखने को मिल रही है, ये क्या काम कर देती है? ये फेगोसाइटोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। ये प्रोटेक्टिव से डिफेंसेज आप लोगों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये प्रोटेक्टिव से डिफेंसेज जो नॉर्मल जो कोई डस्ट पार्टिकल है, फॉरेन बॉडी है, जो कि क्रॉस कर कर आ गई है लंग्स के अंदर, पर मैक्रोफेजेस के कारण भी नहीं बच पाएगा, तो मैक्रोफेजेस हो गई ये। और मैक्रोफेजेस से भी अगर बच गया तो फिर वो इरिटेशन, इन्फ्लामेशन की कंडीशन जनरेट कर देगा। तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। मैक्रोफेजेस भी फेल हो जाए, कोई बैक्टीरिया वगैरह है उसको किल करने के लिए, तो उस कंडीशन के अंदर फिर इन्फेक्शन डेवलप हो जाएंगे लंग्स के अंदर। ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। कुछ स्पेशल अपन ने बातें इधर डिस्कस करी है। अच्छा, कुछ और इसके अंदर अपन बातें डिस्कस कर लेते हैं। किसकी बात करें तो एल्वुलाई की अगर अपन बात करें तो, एल्वुलाई की अगर अपन बात करें, ध्यान रख सकते हैं। अगर अपन ब्लड फ्लो की अगर बात करें तो ब्लड फ्लो इसके अंदर जो आपको देखने को मिलता है, जैसे कि अगर बात करें पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी, लेकिन पल्मनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इसको करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो ये भी पॉइंट इसके अंदर क्या अपन कंसिडर कर सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट?
नेक्स्ट पॉइंट, एक कंडीशन मैं आप लोगों को बताता हूं कि हाइपोक्सिया की कंडीशन बॉडी में क्या हाइपोक्सिया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। और वो हाइपोक्सिया की कंडीशन जो है वो पल्मनरी आर्टरी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कोज कर देती है। पल्मनरी आर्टरी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कोज कर देती है, ये पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, हाइपोक्सिया की कंडीशन कहां पर? लोकल टिश्यूज इन लंग्स। लोकल टिश्यूज इन लंग्स। लोकल टिश्यूज इन लंग्स के अंदर क्या कर देती है? पल्मनरी आर्टरी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन कोज कर देती है। इसको मैं एलोबरेट कर रहा हूं आप लोगों के सामने। अच्छा, वैसे हाइपोक्सिया की कंडीशन जो है बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही है तो ये क्या काम करेगी? बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन ये मेनली वैसोडाइलेशन करवाती है। ये क्या करवाती है? हाइपोक्सिया के कारण क्या देखने को मिलता है? बॉडी में वैसोडाइलेशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन लंग्स ही सिर्फ एकमात्र ऐसे टिश्यूज आपको देखने को मिलते हैं जो हाइपोक्सिया के कारण वहां पर जो पल्मनरी आर्टरी है उनमें क्या देखने को मिलता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। ये पॉइंट है, इसको मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूं आप लोगों के सामने। देखना भाई, अगर अपन बात करें, ये मैं बना रहा हूं एयर स्पेसेस, ये मैं बना रहा हूं एयर स्पेसेस बना रहा हूं, ये लो एयर स्पेसेस, ठीक है, एयर स्पेसेस। और ये एयर स्पेसेस या एल्वलाई की अगर अपन बात करें, एल्वलाई जो कि एल्वुलर डक्ट के चारों तरफ आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलती है। ये लो, ये अपन ने क्या बना दी? एल्वुलर डक्ट बना दी। इन एल्वुलर डक्ट के पास में सराउंडिंग के अंदर क्या देखने को मिलते हैं आपको? एल्वुलाई प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। एल्वुलाई, एल्वुलाई, ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान रख सकते हो। और ये जो एल्वुलस आपको देखने को मिलता है, एल्वुलस, एल्वुलस तो शेप बनाता है। शेप की अगर बात करें तो कप शेप का बनाता है। कप शेप, कैसी शेप? कप शेप आप लोग ध्यान रख सकते हो, एल्वुलस की कप शेप होती है। तो ये भी पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। अच्छा, अब सुनना ध्यानपूर्वक बात। इसके अंदर जो एयर एंटर कर रही है, देखो ये एरिया कोई आपको पार्ट देखने को मिल रहा है एल्वुलाई का पार्ट, इधर भी आप लोगों को सेम कोई पार्ट देखने को मिलेगा एल्वुलाई का, ये अपन ने बनाया, ठीक है। अब इसकी अगर अपन बात करें, इधर पल्मनरी आर्टरी से ब्लड फ्लो आपको देखने को मिल रहा है इस एरिया के अंदर, और पल्मनरी आर्टरी से ब्लड फ्लो इस एरिया के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, ये भी, ठीक है। लंग्स के दो अलग अलग अपन एरिया कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर अपन कंसिडर करें इस एरिया के अंदर, किसमें कंसिडर करें? इस एरिया के अंदर कंसिडर करें। थोड़ा सा मैं एक एनलार्ज उठा रहा हूं, एनलार्ज पोर्शन बना रहा हूं एल्वुलाई का, ये लो, ये मैंने एनलार्ज पोर्शन उठाया, ठीक है। अगर इस एरिया के अंदर, इस टिश्यू के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट होती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है, और ब्लड जो है, ब्लड वो इस तरफ से यो फ्लो कर रहा था पल्मनरी आर्टरी के अंदर। ये पॉइंट अपन ने डिस्कस करा है कि पल्मनरी आर्टरी में ये ब्लड फ्लो हो रहा है। अब इस टिश्यू के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन है, हाइपोक्सिया की कंडीशन। अब सुनना ध्यानपूर्वक बात, अगर हाइपोक्सिया की कंडीशन, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ब्लड फ्लो अगर इसके अंदर देखने को मिले, ब्लड इसके अंदर आए और इधर हाइपोक्सिया की कंडीशन है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो यहाँ पर एक्सचेंज देखने को मिलता है वो अफिशिएंट अमाउंट के अंदर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उधर ऑक्सीजन की कमी आप लोगों को देखने को मिल रही है, और इधर पर्टिकुलर इस जगह पर बात करें तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आपको देखने को मिलता है, और ऑक्सीजन अगर वहां पर कम है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या आपको देखने को मिलेगा? उधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। और अगर अपन बात करें इस एरिया के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, वैसे अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस अपन डिस्क्राइब करें तो क्या अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जब डिफ्यूजन की अगर अपन बात करें तो डिफ्यूजन के अंदर अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इधर गैस का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ऑक्सीजन हायर से लोअर की तरफ आपको देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आपको देखने को मिल रही है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? कम है, तो इफेक्टिवली आप लोगों को इधर डिफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब इधर ब्लड आप लोगों को अगर कंटिन्यूअसली सप्लाई आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ब्लड आपको यहाँ पर कंटिन्यूअसली ज्यादा देखने को मिलेगा, ब्लड फ्लो नॉर्मल देखने को मिल रहा था लेकिन हाइपोक्सिया की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में ब्लड फ्लो तो ज्यादा देखने को मिल रहा है लेकिन ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरीके से एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, और नहीं हो पाएगी तो उस कंडीशन के अंदर जो ब्लड आप लोगों को देखने को मिलेगा वो ब्लड देखने को मिलेगा दैट ब्लड इज वेस्टेड ब्लड, दैट ब्लड इज वेस्टेड ब्लड, क्योंकि वेस्ट ब्लड हो गया, वेस्ट, क्योंकि परफ्यूजन तो एडिक्वेट अमाउंट के अंदर था लेकिन ऑक्सीजन की कमी थी। अब ब्लड जो आपको देखने को मिलता है ये वेस्टेड ब्लड आपको देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से इसके अंदर परफ्यूजन देखने को नहीं मिला। इस वेस्टेड ब्लड को मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरी अच्छी तरीके से एलोबरेट करने वाला हूँ, दैट इज वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, उसके अंदर अपन पूरा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं
तो वहां का लेक्चर भी आपने को लेना है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जब इसके अंदर एक्सचेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा तो ब्लड बच जाएगा। वो ब्लड क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं आई, तो वो जो ब्लड है उसको अपन वेस्टेड ब्लड बोल रहे हैं। अब हाइपोक्सिया कंडीशन में ऐसे ही आपको देखने को मिल रहा है, तो कंटिन्यूसली वेस्टेड ब्लड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा। अब इस कंडीशन में होगा क्या, एज ए प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होगा क्या कि पल्मोनरी आर्टरी का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। पल्मोनरी आर्टरी का क्या देखने को मिलता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन अगर हो जाए तो इधर ब्लड फ्लो जो होगा वो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा एरिया के अंदर, और ब्लड फ्लो अगर इधर डिक्रीज हो गया तो ये ऑक्सीजन जिसकी कमी आप लोगों को देखने को मिलती है, ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो गया तो फिर अफेक्टिव एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है। कहने का सिंपल सा मतलब, जितनी एयर यहाँ पे पहुंच रही है उतना ही यहाँ पर ब्लड फ्लो आपको देखने को मिलना चाहिए, इस एरिया के अंदर उतना ही ब्लड फ्लो आपको देखने को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पर अगर ब्लड ज्यादा देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन के अंदर वेस्टेड ब्लड आपको नजर आएगा, ठीक है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर पल्मोनरी आर्टरी की अगर बात करें यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी की, तो पल्मोनरी आर्टरी अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई किसके रेस्पॉन्स में, हाइपोक्सिया के रेस्पॉन्स के अंदर, तो अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो ब्लड फ्लो इस एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ब्लड फ्लो अपन डिक्रीज करना चाहते हैं, अगर ब्लड फ्लो इधर डिक्रीज हो गया तो जो ऑक्सीजन की कमी थी वो क्या हो सकती है यहाँ पर, वो बिल्कुल आइडियली तरीके से क्या हो सकती है, बैलेंस बना लेगी ये। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ का जो ब्लड है इस एरिया के अंदर नहीं पहुंच रहा, मान लो दूसरे पर्टिकुलर जो टिश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, सराउंडिंग टिश्यूज है, उन सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर वो ब्लड पहुंच जाता है। तो ऐसे कंपनसेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ऐसे कंपनसेशन देखने को मिलता है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान रखना, हाइपोक्सिया की कंडीशन जब आपको देखने को मिलती है, पल्मोनरी आर्टरी का वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। लेकिन बाकी पूरी बॉडी की अगर बात करें, जब हाइपोक्सिया की कंडीशन में कोई बॉडी टिश्यूज आपको देखने को मिलते हैं तो उस कंडीशन के अंदर वैसोडाइलेशन देखने को मिलता है। तो स्पेशल अलग से पॉइंट लिख लो और इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। बाकी ये पूरे पॉइंट वेंटिलेशन परफ्यूजन नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, तो उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं अब इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, ये एल्वलाई की अपन ने थोड़ी थोड़ी जनरल सी चर्चा अपन ने कर ली है इधर, ठीक है। अब अपन ब्लड सप्लाई टू लंग्स डिस्कस कर लेते हैं। क्या पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ब्लड सप्लाई टू लंग्स। और ब्लड सप्लाई टू लंग्स को डिस्कस करने से पहले मैं इसको बोर्ड को रफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो ब्लड सप्लाई टू लंग्स, ओके, हेडिंग लगा दो ब्लड सप्लाई टू लंग्स। ब्लड सप्लाई टू लंग्स की अगर अपन बात करें तो क्या पॉइंट ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर अपन, कि पहली बात तो इसमें अपन एक तो आर्टीरियल सप्लाई पढ़ेंगे और फिर अपन वीनस ड्रेनेज पढ़ेंगे। तो आर्टीरियल सप्लाई और वीनस ड्रेनेज दोनों की अलग अलग मैं बात करता हूं, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ओके, कम टू द पॉइंट। अगर अपन बात करें ब्लड सप्लाई की, लंग्स में ब्लड सप्लाई की बात करते हैं, तो ब्लड सप्लाई जो मेनली आप लोगों को देखने को मिलती है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के माध्यम से देखने को मिलती है। किसके माध्यम से, पल्मोनरी सर्कुलेशन के माध्यम से देखने को मिलती है। इन पल्मोनरी सर्कुलेशन से भी चलने से पहले अपन डिस्कस करते हैं, दैट इज कि ब्लड सप्लाई जो आपको देखने को मिलेगी वो ब्रोंकियल आर्टरी के माध्यम से देखने को मिलेगी। कौन सी आर्टरी, ब्रोंकियल आर्टरी। ब्रोंकियल आर्टरी, अभी पल्मोनरी सर्कुलेशन पे अपन चलेंगे, उसका डिस्कशन अपन करेंगे। पर एक आर्टरी जो है उसको नाम है ब्रोंकियल आर्टरी, वो ब्रोंकियल आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। आर्टीरियल की बात करें, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की बात करें, उसके लिए कौन सी रेस्पॉन्सिबल, ब्रोंकियल आर्टरी रेस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ब्रोंकियल आर्टरी की भी अपन बात करें तो ये किसकी ब्रांच है, ब्रोंकियल आर्टरी। ब्रोंकियल आर्टरी आरोटा की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है, आरोटा की। और आरोटा में भी कौन किसकी ब्रांच है, कौन सी आरोटा की, डिसेंडिंग आरोटा की ब्रांच है। डिसेंडिंग आरोटा, डिसेंडिंग आरोटा जो है उसकी एक ब्रांच है जिसको अपन बोलते हैं ब्रोंकियल आर्टरी। और ये ब्रोंकियल आर्टरी किस किस को ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये कर रही है मसल्स, मसल्स मसल्स ऑफ ब्रोंकाई, मसल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो मस्कुलर वाल आपको देखने को मिल रही थी, उनको सप्लाई कौन कर रही है, ब्रोंकियल आर्टरी कर रही है। ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें ये ब्रोंकियल आर्टरी, फिर यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ब्रोंकियल आर्टरी इधर सप्लाई कर रही है, यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, कैपिलरी नेटवर्क देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। कैपिलरी नेटवर्क हो गया, कैपिलरी नेटवर्क हो गया, सप्लाई कर दी इधर,
कैपिलरी नेटवर्क के बाद फिर विनस ड्रेनेज आप लोगों को देखने को मिलता है। कैपिलरी से क्या देखने को मिलता है? विनस ड्रेनेज। और विनस ड्रेनेज की अगर अपन बात करें तो ध्यान देना एक बार, विनस ड्रेनेज की बात करें तो सिंपल बात, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं ब्रोंकियल वेन। क्या लिख रहा हूं? ब्रोंकियल वेन्स। विनस ड्रेनेज जो आपको देखने को मिलेगा ये ब्रोंकियल वेन्स के माध्यम से देखने को मिलेगा। कौन सी वेन के माध्यम से? ब्रोंकियल वेन्स के माध्यम से देखने को मिलेगा। अगर राइट लंग है, कौन सी लंग है? राइट लंग है, राइट लंग। राइट लंग की अगर बात करें तो ब्रोंकियल वेन डायरेक्ट किसके अंदर ड्रेन कर देगी? एजाइगस वेन में। कौन सी वेन में? एजाइगस वेन के अंदर ड्रेन कर देंगी, एजाइगस वेन के अंदर। और अगर लेफ्ट लंग आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में जो ब्रोंकियल वेन है वो किस में ड्रेन करेंगी? वो करेंगी सुपीरियर, सुपीरियर हेमीजाइगस वेन, सुपीरियर हेमीजाइगस वेन, इनमें ड्रेन कर देगी। तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। ठीक है, राइट लंग में एजाइगस और लेफ्ट लंग है तो वो सुपीरियर हेमीजाइगस वेन, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर ये वेन जो आपको देखने को मिल रही हैं, इनकी बात करें, ये सुपीरियर वेना केवा, इनकी बात करें कहाँ पे? सुपीरियर वेना केवा। और सुपीरियर वेना केवा के माध्यम से किधर ब्लड जाता है? राइट एट्रियम के अंदर ब्लड जाता है। किधर जाता है? राइट एट्रियम के अंदर ब्लड जाता है। और राइट एट्रियम में जो ब्लड गया है वो कैसा ब्लड गया है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है। कैसा ब्लड गया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है। ब्रोंकियल आर्टरी, क्योंकि डिसेंडिंग आरोटा की एक ब्रांच है, ब्रोंकियल आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही थी वो कैसा ब्लड लेके आ रही थी? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही थी। यहाँ पर आप लोगों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलता है। ये भी पॉइंट यहाँ पर क्या कर सकते हो? ध्यान रख सकते हो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है किसके अंदर? ब्रोंकियल आर्टरी। और वो फिर कैपिलरी नेटवर्क को सप्लाई कर देती है। और फिर यहाँ से यहाँ पे ये जो कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये पूरा विनस ड्रेनेज अपन ने डिस्कस कर दिया। तो आर्टरी भी अपन ने डिस्कस कर दी, विनस ड्रेनेज भी अपन ने पूरा पॉइंट इधर कवर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो पल्मनरी सर्कुलेशन की एक बार बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं, पल्मनरी सर्कुलेशन की एक बार बात कर लेते हैं, पल्मनरी सर्कुलेशन की। ठीक है, पल्मनरी सर्कुलेशन की एक बार बात कर लेते हैं। अगर पल्मनरी सर्कुलेशन की अगर अपन बात करें तो क्या क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं? लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विद हार्ट। हार्ट से अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? हार्ट से अपन स्टार्ट करते हैं। ये अपन ने बनाया हार्ट, ये क्या बनाया? हार्ट बनाया अपन ने। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है दैट इज राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल आपको देखने को मिलता है, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें, यहां से आप लोगों को क्या देखने को मिलती है? एक आर्टरी देखने को मिलती है, आर्टरी, येलो आर्टरी देखने को मिलती है, येलो, ये आर्टरी। और इस आर्टरी की अगर अपन बात करें, इस आर्टरी को अपन जानते हैं किस नाम से? पल्मनरी आर्टरी के नाम से, पल्मनरी आर्टरी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? पल्मनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि कहां से निकलती है? ये राइट वेंट्रिकल से निकलती है। राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है जिसको क्या बोलते हैं? पल्मनरी आर्टरी के नाम से अपन जानते हैं। पल्मनरी आर्टरी की खास बात, ये पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। किसको कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अच्छा, आर्टरी को अगर डिफाइन करें तो सिंपल तरीका है, आर्टरी को डिफाइन करें, जो हार्ट से दूर जा रही हो ना वो आर्टरी है, और हार्ट की तरफ आ रही हो ना वो वेन है। आर्टरी की अगर बात करें जो हार्ट से दूर की तरफ जा रही हो ना तो वो तो क्या है? आर्टरी है। और जो हार्ट की तरफ आ रही हो ना वो वेन है। क्योंकि आप लोग अगर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड के हिसाब से अगर डिफाइन करने लग जाओगे तो उसमें कंफ्यूजन जनरेट हो जाएगा। कैसे? पल्मनरी आर्टरी जो है, पल्मनरी आर्टरी, इसकी अगर बात करें हार्ट से दूर जा रही है, लेकिन ये कैसा ब्लड लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। ऐसे तो करना ही मत, कि जो ऐसे मत बोलना कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, तो वेन जो होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, फिर वहां पर एक्सेप्शंस फंसेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हार्ट से दूर की तरफ जाएगी वो आर्टरी, हार्ट की तरफ जो आएगी वो वेन, तो पल्मनरी आर्टरी। तो जैसे ये राइट वेंट्रिकल को निकलती है पल्मनरी आर्टरी, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर जाती है। कितने पार्ट के अंदर डिवाइड कर जाती है? दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर जाती है आफ्टर लिविंग द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, एक को तो अपन बोलते हैं राइट पल्मनरी आर्टरी, राइट पल्मनरी आर्टरी। और नेक्स्ट को अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी। एक तो राइट पल्मनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी। राइट पल्मनरी आर्टरी जो जाएगी वो किसकी तरफ जाएगी? वो राइट लंग्स की तरफ जाएगी, राइट लंग की तरफ जाएगी। और लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी की बात करें किसकी तरफ जाएगी? लेफ्ट लंग की तरफ जाएगी। और खास बात, कैसा ब्लड कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। तो ये भी पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना। ठीक है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। अब लंग्स में पहुंच गई हैं ये पल्मनरी आर्टरी और लेफ्ट ये पल्मनरी आर्टरी। तो इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? गैसियस एक्सचेंज।
इस गैसियस एक्सचेंज की अगर बात करें तो मेन गैसियस एक्सचेंज की अगर बात करें तो क्या होगा, ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन इज एडेड इन द ब्लड, ऑक्सीजन इज एडेड इन द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड, फ्रॉम द ब्लड। ये पॉइंट ध्यान रखना, लंग्स के अंदर ये कार्यक्रम आपको देखने को मिलता है क्योंकि गैसियस एक्सचेंज वहां पर देखने को मिलता है। जो एयर आपने इंस्पायर करी है उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट प्रेजेंट है, वो ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। और इधर डीऑक्सीडेंटेड ब्लड था, मगर डीऑक्सीडेंटेड ब्लड था तो मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इधर आपको देखने को मिल रही थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस सेल लाइन में चली जाएगी और एक्सपायरेशन के माध्यम से बाहर हो जाएगी। ये गैसियस एक्सचेंज में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज हुआ। अब गैसियस एक्सचेंज हुआ, यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसकी अगर अपन बात करें तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से जो वेन निकलेगी ये निकलेगी पल्मोनरी वेन। कितनी निकलेंगी, पल्मोनरी वेन निकलेंगे। पल्मोनरी वेन टोटल कितनी होती है, पल्मोनरी वेन 4 होती है। पल्मोनरी वेन कितनी होती है, वेन्स, वेन्स लिख सकते हैं। पल्मोनरी वेन्स टोटल कितनी होती है, 4 होती है। और ये 4 पल्मोनरी वेन्स आपको कहां पर ओपन होती हुई नजर आएंगी, ये ओपन होती हुई नजर आएंगी किधर, लेफ्ट एट्रियम में। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये देखने को मिल रहा है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के अंदर पल्मोनरी वेन्स चारों की ओपनिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन खास बात पल्मोनरी वेन्स की, पल्मोनरी वेन्स जो है ये कैसे ब्लड को लेके जा रही है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। कैसे ब्लड को लेके जाती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर जाता है किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम में। अब जो जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। बाकी नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर और क्या पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। और खास बात क्या आएगा उसके अंदर, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से अगर अपन बात करें, आरोटा के अंदर ये पंप कर दिया जाता है और आरोटा जो है वो पूरे बॉडी को क्या कर लेती है, ब्लड सप्लाई कर देती है, आर्टीरियल सप्लाई। ये आप लोगों को मेन पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखने को मिलता है। पल्मोनरी आर्टरी कितनी, 2 पल्मोनरी आर्टरी हो गई। पल्मोनरी वेन्स कितनी, ये टोटल पल्मोनरी वेन्स 4 हो गई। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात है क्या, ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो एल्वलाई के बारे में अपन ने पॉइंट डिस्कस कर दिया, ब्लड सप्लाई टू लंग्स के बारे में अपन ने पॉइंट डिस्कस कर दिया। ठीक है, इतने पॉइंट अपन ने इसके अंदर कंसिडर कर दिए। आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।